नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद मनोज सैनी पर। आज हम जो कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पहली किताब है प्राचीन भारत का इतिहास, उसका पहला जो पाठ है ईंट मन के अस्थियां, उसको हम पढ़ रहे थे। और उसका मतलब 5 भाग है, मतलब 5 जो वीडियो हैं इसके वो आ चुके हैं। आज हम आपको इसका 6ठा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियां जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें इनका जो मुख्य टॉपिक था नगर नियोजन वो पढ़ रहे थे, उसमें है हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। जो नए विद्यार्थी हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं वो स्टडी विद मनोज सैनी सर्च करा करके उसमें आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे और प्ले लिस्ट पे आपको कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ जाकर आप इसके जो पहले के जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। 6 वीडियो हो चुके हैं अभी तक। पहला वीडियो था वो सिलेबस का था, उसके बाद में 5 वीडियो आ चुके हैं। इसके लगभग 3 वीडियो लगभग और बनेंगे इसके, क्योंकि ये बड़ा है। और फिर क्लास में इतनी जैसे 35-30 मिनट की क्लास लेता हूँ मैं, तो आगे धीरे धीरे क्लास को थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि कम से कम 50 मिनट की क्लास रखेंगे हम, 45-50 मिनट की। आज हम हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली पढ़ेंगे। देखो, एक तो मुख्य बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बाकी विश्व की और भी जो कांस्ययुगीन सभ्यताएं या अन्य जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में नाली का जो सिस्टम है वो देखने को इतना बढ़िया नहीं मिला है जितना हड़प्पा सभ्यता में मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कह सकते हैं हम शिक्षित थे और वो स्वास्थ्य के प्रति और सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए बाकी सभ्यताओं के मुकाबले हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अच्छी, मतलब स्वच्छ और सफाई वाली सभ्यता मानी जाती है। घर हैं वो लगभग मान लो कच्चे ईंटों के बने हुए मिल गए हैं। पक्की ईंटों के तो बनते थे लेकिन कच्ची ईंटों के बने। लेकिन यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। आज देखते हम सड़क है, सीमेंट की सड़क बनती है, सीमेंट की नालियाँ या ईंटों की नालियाँ बनती है। ऐसे ही उस टाइम पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ हम देखेंगे आज हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इससे बाद में जो वैदिक सभ्यता आएगी और हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो पूर्व की जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये दोनों मतलब कच्ची बस्तियों के रूप में थी, ग्रामीण सभ्यताएं थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता इससे पहले की सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे लगभग वैदिक सभ्यता, उसमें भी ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता थी। लोगों का जीवन उच्च स्तर, लोगों को जीवन स्तर उच्च था। यानी कि लोग थे वो जैसे शहर में रहते हैं ना, जीवन स्तर ऊंचा होता है शहर में, ठीक है, पक्के मकानों में रहना, आलीशान जिंदगी जीना, ऐसी। तो लोगों का जीवन हड़प्पा सभ्यता के अंदर उच्च था। घरों का गंदा पानी नालियों द्वारा शहर के बाहर जाता था। जो घरों का गंदा पानी है ना, घरों का जो गंदा पानी है वो नालियों के द्वारा, घर का सारा पानी, रसोई का, बाथरूम का, वो सारा पानी नालियों के द्वारा, छोटी नालियों के द्वारा
बड़ी नालियों से मिलकर के, और सड़क के किनारे जो हमने सड़क प्रणाली पड़ी थी वहाँ पर था ड्रेनेज सिस्टम के जो सीवर बने हुए थे, वहाँ जाकर के पानी जाता था। तो ऐसे ही घरों का पानी था वो पक्की नालियों के द्वारा मतलब है बड़ी नालियों में जाती, छोटी नालियाँ गिरती, और छोटी नालियाँ गिरने के बाद में वो सारा सारा पानी शहर से बाहर, से हम दिल्ली जयपुर की ऐसे बात कर सकते हैं तो सारा पानी गंदा है वो, जैसे दिल्ली का पानी है सारे यमुना में जाता है, ठीक है। ऐसे ही शहर का सारा पानी पक्की नालियों के द्वारा कहाँ जाता था, शहर से बाहर जाता था। अब इन नालियों में पानी का रिसाव नहीं हो इसके लिए जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनका जो लेप करते थे ताकि ईंटें है ना, ईंटे के अंदर पानी रिसाव नहीं हो, जल्दी नालियां खराब नहीं हो। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तल यानी पैंदे में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है पैंदे में, तल में जिप्सम का, ताकि पानी है ना रिसाव नहीं करे, जल्दी नालियां खराब नहीं हो, जिससे नालियों को नुकसान नहीं पहुंचे। जिप्सम का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि पानी है ना वो नाली में रिसाव नहीं करे, ठीक है, जिससे नालियां जल्दी खराब नहीं हो। इसलिए जैसे हम फर्श वगैरह गिरते हैं या फिर घर के अंदर हम वो हौद वगैरह बनवाते हैं तो नीचे पैंदे के अंदर सीमेंट वेमेंट को बढ़िया लेप वगैरह करवा दे ताकि पानी रिसाव नहीं करे। इसलिए नालियों में भी पानी रिसाव के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा प्रोफेसर रामचरण जो शर्मा है, रामचरण शर्मा है, उसके मान्यता के अनुसार जो बाकी कास्युगीन सभ्यताएं हैं उसके मुकाबले हड़प्पा सभ्यता बहुत ही सफाई वाली, स्वास्थ्य का ध्यान देने सभ्यता थी। यहाँ देखिएगा, रामचरण शर्मा के अनुसार कास्युगीन अन्य सभ्यताओं में सफाई तथा स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने दिया। यानी कि कास्युगीन अन्य सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं ने इतना ध्यान नहीं दिया साफ सफाई पर, स्वास्थ्य पर, जितना हड़प्पा सभ्यता ने दिया। अब यहां देखेंगे जो ईंटें थी नाले में, जो ईंटें थी ना, यानी कि जल निकास प्रणाली में जो ईंटें थी वो 4 प्रकार की ईंटें काम में लेते थे। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पक्की ईंटों के रूप में मुख्यतः 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। 4 प्रकार की कौन कौन सी, देखो, एक तो होती थी आयताकार ईंट। आयताकार ईंट का मतलब है इस प्रकार की ईंटें, आयताकार, जो हम वर्तमान में मकान बनाने में लेते हैं, तो ये आयताकार ईंटें होती थी, ठीक है। दूसरे थी एल प्रकार की ईंटें, एल प्रकार की, इस प्रकार की ईंटें, एल प्रकार की ईंटें। और तीसरी थी नोकदार ईंटें, नोकदार ऐसे इस प्रकार अर्धवर्ताकार ऐसे नोकदार, ठीक है। और इसके अलावा चौथी थी टी प्रकार की ईंटें, टी प्रकार की ईंटें, ठीक है। इस प्रकार के 4 प्रकार की ईंटें होती थी जो पकी हुई थी, या तो आग में जैसे मटके पकाते हैं कुम्हार ऐसे, या फिर धूप में पकाई हुई ईंटों। आयताकार ईंटें थी, इनका आकार होता था 4:2:1 का, यानी कि 4:2:1 का, यानी कि जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दुगना होता था, ठीक है। मकान और नालियां बनाने में इनका प्रयोग होता था, नालियां बनाने में इनका प्रयोग होता था, यानी मकान बनाते थे ऐसी ईंटों से और नालियां भी बनाते थे। इसके अलावा एल प्रकार की जो ईंटें होती थी, इन ईंटों का प्रयोग दीवार के कोनों में किया जाता था, दीवार के कोनों में। जैसे मान लो ये दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो इन दीवार के कोनों में इस प्रकार की एल साइज की ईंटें लगाते थे। तो एल साइज की ईंटें दीवार के कोनों में बनाने, या फिर नाली है, मान लो ये नाली है, अब ये नाली इधर जा रही है मान लो, तो इधर कोने में एल प्रकार की ईंटें लगा दी, घुमाओ, ठीक है। तो ये कोनों में, दीवार के कोनों में इसका प्रयोग करते थे। नोकदार ईंटें होती थी, उनका प्रयोग कुओं में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कुएं मिले ना, वहां पर हम नोकदार ईंटों का प्रयोग करते हुए देख पाते हैं वहां पर। इस प्रकार की टी प्रकार की ईंटें होती थी, उनका प्रयोग सीढ़ियां बनाने में, जो टी प्रकार की जो ईंटें होती थी उनका प्रयोग सीढ़ियां बनाने में किया जाता था। तो इस प्रकार की 4 प्रकार की ईंटें देखने को मिलती हैं हमें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं
एक तो ये है कि कालीबंगा जो है ना, वहां पर हमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, वहां पर अलंकृत यानी कि वर्तमान में इस नाम वगैरह ऐसा आता है ना, भट्टो जैसे ईंट के भट्टो वालों के नाम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलंकृत चित्रित ईंटें मिली हैं, ये हमें कहाँ मिली है, कालीबंगा में मिली है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में मिला है। इसके अलावा कालीबंगा में हमें लकड़ी से बनी नालियों के भी अवशेष मिले हैं, यानी कि ईंटों से बनी नालियां तो कालीबंगा में मिली है, साथ में लकड़ी की ईंटें भी मिली हैं, वो सॉरी लकड़ी की नालियां भी मिली हैं। ईंटों की नालियां तो मिली है कालीबंगा में, साथ में लकड़ियों की नालियां भी देखने को मिली है कालीबंगा में, ठीक है। इसके अलावा चनोदड़ो जो पाकिस्तान में है, चनोदड़ो पाकिस्तान में है, वहां पर ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, यानी कि कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था, ठीक है, फिर उसके पंजे के निशान ईंट के ऊपर मिले हैं, कहां पर, चनोदड़ो पाकिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि दौड़ते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है, जो बिल्ली का पीछा कर रहा था शायद उसके पंजे के निशान, यानी कि ईंटें बना कर रखे हुए थे, कच्ची ईंटें थी, अब इतने में वहां से बिल्ली गुजरी तो कुत्ता उसकी ईंटों से ऊपर चला गया, तो पंजे के निशान मिले हैं, कुत्ते के पंजे के निशान चनोदड़ो पाकिस्तान मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हरियाणा में अंदर जो बनावली है, ठीक है, उस बनावली के अंदर हमें इन नालियों का अभाव देखने को मिला है, यानी कि बनावली है वहां पर नालियों का अभाव मिला है, ठीक है। ये वहां पर मतलब साफ सफाई की तरह ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली थी, जो नगर नियोजन का लास्ट टॉपिक था, जो हम नगर नियोजन पढ़ रहे थे ना, उसका लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद है अभी तक ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक तो नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, नालियों के ऊपर और सफाई के ऊपर, यानी कि गंदगी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया गया है, ठीक है। पक्की ईंटों की नालियां बनी होती थी, पानी का रिसाव नहीं हो इसलिए तल के नीचे जिप्सम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्लास्टिक के रूप में। इसके अलावा अन्य जो सभ्यताएं, विश्व की जो सभ्यताएं हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता, वहाँ पर इतना साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया जितना हड़प्पा सभ्यता में दिया गया है। प्रोफेसर रामचरण शर्मा कहते हैं कि हड़प्पा, ये मतलब ये बात प्रोफेसर रामचरण शर्मा कहते हैं कि अन्य जो सभ्यता है ना, वो इतना ध्यान नहीं दी जितनी हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। ईंटें 4 प्रकार की थी, वो 4 प्रकार की आयताकार, एल, टी प्रकार की और नोकदार ईंटें, इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर होता था। इसके अलावा अलंकृत ईंटों के अवशेष हमें कालीबंगा में मिले हैं, और कालीबंगा में हमें लकड़ी की नालियों के अवशेष भी मिले हैं। चनोदड़ो पाकिस्तान है, वहाँ पर हमें कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, जो बिल्ली का पीछे हुए बिल्ली का पीछा कर रहा था। इसके अलावा बनावली हरियाणा में हमें नालियों का अभाव देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, उनके हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था, उनका जीवन यापन कैसा था। यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, भोजन कैसा था, उनका वस्त्र कैसे थे, आभूषण सौंदर्य प्रसाधन कैसे थे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की मनोरंजन के साधन कैसे थे हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कैसी थी वहाँ पर, ठीक है। मर्तकर्म यानी कि शव को कैसे दफनाते थे वो सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और चिकित्सा विज्ञान यानी कि चिकित्सा प्रणाली के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक, मुख्य टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। एक तो सामाजिक संगठन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भोजन, फिर पढ़ेंगे वस्त्र, फिर आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मर्तकर्म यानी कि शव को जलाते थे कैसे दफनाते थे वो, और इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान। ये 8 टॉपिक हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के अंदर। तो चलो नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में, वो है सामाजिक संगठन। इसके बारे में चर्चा कर। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक संगठन, ठीक है, यानी कि सामाजिक संगठन कैसा था। जो पहला जो टॉपिक है ना सामाजिक जो जीवन है हड़प्पा सभ्यता का, उसका पहला जो बिंदु है वो है सामाजिक संगठन, यानी कि समाज है वो किस प्रकार का था। इस वर्तमान समाज बटा हुआ है ना, ऐसे जैसे वैदिक सभ्यता के अंदर 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो नेक्स्ट आएंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद में। तो उससे पहले समाज किस प्रकार बटा हुआ था,
समाज में किस प्रकार के वर्ग बने हुए थे। ठीक है, तो हमें देखेंगे यहाँ पर एक प्रमुख एक इतिहासकारक है जिसका नाम क्या है, गार्डन चाइल्ड। ये ध्यान रखना, इतिहासकार है गार्डन चाइल्ड। उसने हड़प्पा का जो समाज है उसको 4 भागों में बांटा है। हड़प्पा समाज को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा देखिए, एक तो है शिक्षित वर्ग, यानी कि सब समाज के अंदर जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था वो शिक्षित वर्ग था। यानी कि मध्यकाल की तरह राजा वगैरह महाराजा वगैरह इस प्रकार नहीं थे, वैसे समाज को वैसे बांट रखा था। शिक्षित वर्ग था पहला। दूसरा था योद्धा अथवा सैनिक वर्ग जो सुरक्षा का काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट था व्यापारी या दस्तकार जो हाथों का काम करते थे, जैसे मूर्ति बनाना, औजार बनाना इस प्रकार के, या फिर व्यापारी जो व्यापार करते थे वो। और तीसरा था श्रमिक और कृषक। इस प्रकार गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को मतलब 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो पहला क्या है, शिक्षित वर्ग। पहला क्या है, शिक्षित वर्ग। अब इस शिक्षित वर्ग में कौन कौन थे, पुरोहित। पुरोहित, हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक मूर्ति मिली है हड़प्पा में, जो हड़प्पा स्थल है ना वहां पर पुरोहित की एक मूर्ति मिली है। तो ये पुरोहित इसी को संभवतः वहां का मतलब देखो शासन प्रणाली तो थी नहीं हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन एक मुख्य जो व्यक्ति था वो पुरोहित है। तो पुरोहित की तरह एक पुरोहित आवास भी मिला वहां पर मोहनजोदड़ो में, पुरोहित आवास। यानी कि कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा व्यक्ति था ये। ठीक है, तो पुरोहित सबसे शिक्षित था, जो धर्म वगैरह का काम करता था, धार्मिक व्यक्ति था ये। ठीक है, चिकित्सक जो डॉक्टर वगैरह। ठीक है, जादूगर, उस समय जादू टोना भी था समाज में। ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष विद्या जो पतड़ा वगैरह देखते हैं, ठीक है, भविष्य वगैरह वो देखते हो। तो इस प्रकार ये शिक्षित वर्ग में थे। तो शिक्षित वर्ग में कौन कौन थे, पुरोहित थे, चिकित्सक डॉक्टर थे, जादूगर और ज्योतिष, इनको शिक्षित वर्ग में डाला गया है। दूसरा था योद्धा या सैनिक जो सुरक्षा का काम करते थे। बट पुरोहित वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े धनी लोग थे ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए मतलब सैनिक या योद्धा रखते थे। ठीक है, इनकी जो पुष्टि हमें दुर्गों में मिले अवशेषों से होती है, इनके योद्धा या सैनिक। वैसे मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा महाराजाओं के अवशेष तो मिले नहीं है कि भाई राज शासन वगैरह ऐसा कुछ, राजतंत्र शासन वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ दुर्गों में हमें अवशेष मिले हैं सैनिकों की। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो को मर्दकों का टीला कहा गया है, कारण क्योंकि मोहनजोदड़ो की एक गली के अंदर हमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जैसे हाथ सबसे अलग है, सिर गर्दन अलग है, ऐसे। तो हो सकता था उस समय क्या नाम है, कोई भारी आक्रांता आए हों। ठीक है, तो उनसे युद्ध करने के लिए योद्धा वगैरह, बाकी के योद्धाओं के ऐसे कुछ अवशेष नहीं मिले हमें उस समय, कोई तलवारें वगैरह ऐसा या धनुष बाण वगैरह या हमें रथ वगैरह इस प्रकार के अवशेष तो नहीं मिले हमें। लेकिन कुछ अवशेषों के आधार पर हम बता सकते हैं कि वहां पर योद्धा या सैनिक वर्ग भी था जो समाज में सुरक्षा का काम करता था। नेक्स्ट है व्यापारी या दस्तकार। ठीक है, जैसे बुनकर जो कपड़े वगैरह बुनने का काम करते थे, कुम्हार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, श्रवणकार यानी कि सुनार जो आभूषण वगैरह बनाने के काम करते थे। ऐसे बहुत सारे थे दस्तकार जो हाथों का काम करते थे। चौथा था श्रमिक एवं कृषक वर्ग। ठीक है, जैसे इसमें थे जैसे टोकरी बनाने वाले जो मजदूर थे, मतलब वो। ठीक है, या मछली पकड़ने वाले। ठीक है, और खेती और पशुपालन करने वाले वो हो गए किसान हो गए, यानी कि कृषक वर्ग हो गया। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता है उसको 4 भागों में बांटा गया समाज के रूप में। लोग किसने बांटे हैं, गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम भोजन की कि हड़प्पा सभ्यता का भोजन क्या था। तो हमने देखा कि यहाँ पर पशुपालन भी था। ठीक है, और खेती भी करते थे ये लोग। साथ में हमने पहले पढ़ लिया कि हम लोग मांस का सेवन भी करते थे, शिकार वगैरह। पूर्व हड़प्पा के जो व्यक्ति थे वो, तो ये दोनों थे, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। तो हमें कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पर खेती में, यानी कि कई स्थलों के अंदर खेती के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा में जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं, ऐसे। तो भोजन के रूप में ये लोग क्या क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे वो देखिए।
हड़प्पा निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ध्यान रखना, शाकाहारी और मांसाहारी यानी सर्वहारी थे। ये गेहूं, चावल, जौ, मटर, तेल, सब्जियां आदि खाते थे, यानी कि शाकाहार के रूप में गेहूं, जौ, चावल, मटर, तेल, या फिर पशुओं के जो उत्पाद थे ना, दूध, दही वगैरह, ये सब ये लोग खाते थे। साथ में कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, भेड़, बकरी, सुअर तथा मछली का भी मांस खाते थे। इनकी हड्डियां वगैरह मिली हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें इस काल की जो चित्र वगैरह है ना दीवारों के ऊपर, या हमें कोई मटके मतलब मरण जो मूर्तियां थी या फिर बर्तन थे, मर्तबान थे, उसके ऊपर कुछ चित्र मिले हमें। और वो चित्र किसके मिले हैं? खजूर के, अनार के, नींबू के, तरबूज के, नारियल के आदि चित्र मिले हैं। और संभवतः शायद वो लोग इनको अपने भोजन के रूप में, इनकी ये फलों के चित्र मिले हैं, तो हो सकता है कि वो अपने भोजन के रूप में इन फलों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो वे इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। किन किन का? खजूर, अनार, नींबू, तरबूज, नारियल आदि का। तो यानी कि वो लोग सब्जियां भी खाते थे, अनाज वगैरह भी खाते थे, मांस वगैरह भी खाते थे, और फलों का भी उपयोग करते थे भोजन के रूप में। नेक्स्ट, वस्त्र। तो वस्त्र भी धारण करते थे, क्योंकि हमें अवशेष मिले हैं बुन करके, कपड़े बुनने वाले की। इसके अलावा हमें कई स्थलों से कपड़े के भी अवशेष मिले हैं, कालीबंगा वगैरह में मिला है अभी कपड़ों का टुकड़ा वगैरह, ये चंदोदो वगैरह में यहाँ पर है। और जैसे मोहनजोदड़ो में वो पुरोहित की मूर्ति वगैरह मिली है, तो उसमें भी वस्त्र दिखाया गया मूर्ति के ऊपर, ठीक है। हड़प्पावासी भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न वस्त्रें धारण करते थे। यानी कि हड़प्पा निवासियों की विशेषता थी, वो वर्तमान की तरह सर्दी गर्मी के अंदर जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं ना, तो ऐसे हड़प्पावासी भी मौसम के अनुसार अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्र धारण करते थे। महिला तथा पुरुषों के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। जैसे वर्तमान महिला और पुरुष हैं, उनके वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती है ऐसे। लेकिन आजकल तो भाई वर्तमान के अंदर देखते हो आप, महिला पुरुष लड़के हैं वो बड़े बड़े बाल रखने लग गए, ठीक है। और लड़कियां हैं वो छोटे बाल हो रखने लग गई, लड़कियां भी पैंट शर्ट जींस पहनने लग गई। लेकिन उस समय महिलाओं के वस्त्र अलग थे और पुरुषों के वस्त्र अलग थे। पुरुष धोती, पगड़ी, दसाल यानी कुर्ता तथा महिलाएं घाघरा और साड़ी पहनती थी। पुरुष धोती, कुर्ता, पगड़ी सिर पे बांधते थे, ठीक है, ये पहनते थे, जबकि महिलाएं घाघरा और साड़ियां पहनती थी। चनूदड़ो है पाकिस्तान में, वहां से हमें एक मूर्ति मिली है, और उस मूर्ति के अंदर एक व्यक्ति पगड़ी पहने हुए है। ये ध्यान रखना कि चनूदड़ो में एक मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति, और उस मूर्ति के अंदर दिखाया गया कि एक व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या पहना हुआ है? सिर पर पगड़ी पहना हुआ है। नेक्स्ट है आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन। आभूषण जो वर्तमान में पहनते हैं, हड़प्पा सभ्यता से पहनते आए हुए, उससे पहले भी पहनते थे। लेकिन बस फर्क हो गया कि उस समय की जैसे धातुएं अलग थी, तांबे वगैरह की, या फिर कई वैसे ही जैसे महंगी धातुएं नहीं होती थी, ठीक है। वर्तमान में तो अंगूठिया, सोने चांदी, हीरे जवाहरात की ये सब पहनने लग गए आभूषण। तो आभूषण प्राचीन काल में ही सुंदर दिखने के लिए महिला और पुरुष धारण करती आई है, वर्तमान में करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब है श्रृंगारदानी, जो महिलाएं यूज करती है ना, श्रृंगारदानी, तो वो है सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि श्रृंगारदानी का उपयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार आदि धनी लोग पहनते थे। क्योंकि समाज अमीर गरीब में था, आज भी है। तो धनी लोग तो क्या पहनते थे? अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, महिलाएं वगैरह भी इसमें बाजूबंद, हार आदि धनी लोग पहनते थे। तथा सामान्य लोग तांबे के, कांसे के तथा हड्डियों के बने आभूषण पहनते थे। हड्डियों के बने आभूषण पहनते थे। हमें कई स्थलों पर हमें तांबे के दर्पण मिले हैं, ठीक है। कई ऐसे बहुत सारी मनके मिले हैं, हमें हड्डियों के आभूषण वगैरह मिले हैं। तो
समाज अमीर और गरीबी में बटा हुआ था। तो अमीर लोग थे वो बाली मतलब कई प्रकार के हार बाजूबंद, हार, चूड़ियाँ, कान बाली, अंगूठिया ये सब धारण करते थे। जबकि सामान्य लोग जो तांबा था, इसके अलावा कांसा था, इसके अलावा हड्डी, इनके आभूषण पहनते थे। तो इस प्रकार समाज दो भागों में बटा हुआ था आभूषण के रूप में। नेक्स्ट हम चौथा पॉइंट देखेंगे, वो देखेंगे मनोरंजन। इनकी नेक्स्ट होगा, ये 4 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट थे। तो चौथा हो गया आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन। नेक्स्ट है मनोरंजन, 5वां, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 5वां जो टॉपिक है सामाजिक जीवन का मनोरंजन। तो हड़प्पा निवासी है ना, वो मनोरंजन के रूप में मतलब क्या क्या करते थे, ठीक है। तो मनोरंजन साधन में जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, इसके अलावा शतरंज खेलना, जानवरों की दौड़ जिसमें बैलगाड़ी दौड़ मतलब, या फिर घोड़े से तो ये अपरिचित थे, मतलब परिचित का मतलब है घोड़े से कोई उपयोग में नहीं लेते थे। इसके अलावा सीटी बजाना, जो हम बांसुरी वगैरह बोल सकते हैं, झुंझुना, ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इसके अलावा ये लोग पत्थर व सीप की, जैसे हम कांच की गोलियां खेलते हैं ना बच्चे, कांच की गोलियां, ऐसे सीप एंड मोती होते थे, सीप जो शंख वगैरह समुद्री, उनकी मतलब गोलियां खेलते थे। इसके अलावा पत्थर की गोलियां बनाकर खेलते थे, ठीक है। इसके अलावा खुदाई में कि हमें जैसे खुदाई के अंदर खिलौना गाड़ी मिली है हड़प्पा से, हमें बैलगाड़ी मिट्टी की, वो देख लो, 2 पहियों वाला तांबे का रथ मिला है, ठीक है। तो वो ये भी एक मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की, डांसर की, तो वो मूर्ति मिली। तो इससे पता चलता है कि वे नाच गाने भी करते थे, ठीक है। वर्तमान में हम नहीं कोई भंडारा उंडारा ऐसा कुछ हो तो बुला लेते हैं नाचने वाली को, तो ऐसे ही वो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, ठीक है, और मृतक कर्म की। तो देखो मनोरंजन, मछली पकड़ना, शिकार करना, इनका प्रिय मनोरंजन का साधन थे। यानी कि प्रमुख जो थे वो तो था मछली पकड़ना और शिकार करना, इनका प्रिय मनोरंजन था। इसके अलावा जानवरों की दौड़, झुंझुना, सीटियां, शतरंज आदि अन्य मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति मिली है, बैलगाड़ी मिली है, 2 पहियों वाला तांबे का रथ मिला है। तो ये भी एक मनोरंजन के साधन के रूप में ही थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की, इनकी नर्तकी वो नटराज की तरह, ठीक है, मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है हड़प्पावासी नाच गाना भी करते थे। यानी कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसर की मूर्ति मिली हमें, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पावासी डांस यानी कि नाच और गाना भी करते थे। प्रौद्योगिकी में देखेंगे हम, ये लोग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के रूप में जैसे हथियार बनाना, या फिर बात करें तो धातु निष्करण करना, मतलब अयस्क होता था उससे धातु निकालना, या फिर 2 धातु को मिलाकर मिश्रित धातु तैयार करना, ठीक है। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी जानते थे ये लोग। तो हड़प्पा निवासी जो थे वो धातु क्रम का निर्माण करना जानते थे, यानी कि धातु बनाना जानते थे। अयस्क का मतलब होता है कच्चा, जैसे हम जैसे करेसर होते हैं तो डेस्ट बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं पहाड़ से खुदाई करके मोटे मोटे पत्थर लेके आते हैं, तो पत्थर क्या अयस्क है। जबकि पत्थर से फिर रोड़ी, डेस्ट ये बनाना, वो क्या कहलाता है, उनका मतलब मुख्य उत्पाद हो गया। तो ऐसे ही अयस्क होता है, खुदाई में निकालते थे और उससे फिर धातु निकालते थे। तो हड़प्पावासी अयस्क से धातु अलग करते थे, मिश्रित धातु का निर्माण भी करते थे। मिश्रित धातु जिसका एग्जांपल है तांबे में टीन मिला करके कांसे का निर्माण करना, यानी मिश्रित धातु के रूप में ये, क्योंकि कांसे की सभ्यता थी तो इन्होंने तांबे के अंदर टीन मिलाया और क्या बना दिया, कांसा बना दिया। अयस्क की आपूर्ति खेतड़ी, जो अपना खेतड़ी के ऊपर है ना वहां से, जबकि गणेशर जो नीम थाना तहसील के अंदर सीकर जिले में राजस्थान से, इसके अलावा हजारीबाग बिहार से ये लोग तांबे का जो कच्चा अयस्क है ना वो लेके आते थे।
चरट है, जिसको हम चरट जो पत्थर है ना, चरट नामक जो पत्थर है, चकमक पत्थर भी बोलते थे, तो चरट नामक पत्थर से ये लोग बाट बनाते थे, बाट तोल के बाट, माप तोल के बाट बनाते थे। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। इसके अलावा नालिकार बम, यानी कि लंबे, जैसे हम सूतले पटाखा बनाते हैं ना ऐसे दीपावली पे, ऐसे नाली या फिर और जो नाली, इतनी बड़ी बड़ी नालियों के जो मतलब पटाखे होते हैं ना, बारूद भर के छुटाते हैं दीपावली पे, ऐसे ही ये लोग नाली कार बम भी बनाना जानते थे। तो ये लोग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में इस प्रकार जानते थे। इसके अलावा मर्तकर्म, यानी कि दफनाना, मरे हुए लोगों को किस प्रकार दफनाते थे। तो उस समय ये धर्म के साथ तो था नहीं, कोई धर्म वगैरह तो था नहीं, ठीक है। तो हड़प्पा जो कालीन जो नगरों के अंदर हमें जो समाधान मिले हैं, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली, हरियाणा और कालीबंगा, यहाँ से हमें मुख्य रूप से समाधान मिले हैं। तो हड़प्पा कालीन जो नगर है उसमें मोहनजोदड़ो देख लो, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा आदि से हमें शमशान के अवशेष मिले हैं, यानी शमशान जानते हो ना, ठीक है, उसके अवशेष मिले हैं जहां पर सबको दफनाते थे। सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। समाधान को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। देखो, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और तीसरा है दाह कर्म, यानी कि पूर्ण या समाधिकरण। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और समाधिकरण, और दाह कर्म और कलश समाधान। तो 3 प्रकार की ये, यानी कि पूर्ण, शव को पूरी तरह से मतलब दफनाना, शरीर दफनाना, जैसे मुस्लिम लोग दफनाते हैं ना, ऐसे ही पूरे शरीर को खड्डे में दफनाना, तो वो पूर्ण समाधान था। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान का मतलब था पशु पक्षियों को, मतलब जैसे जानवरों को, पहले तो मरे हुए व्यक्ति को जानवरों के सामने घेर देते थे, फिर उनकी हड्डियां वगैरह बचती थी ना, उनको दफना देते, तो वो आंशिक समाधान था। दाह कर्म का मतलब है, जिस वर्तमान हिंदू धर्म में है ना, शरीर को दफनाना, आग लगा करके, ठीक है। तो दफनाना, और दफनाने के बाद में हम क्या करते हैं, गंगा जी में छोड़ के आते हैं उनकी हड्डियां वगैरह। तो ऐसे ही जो हड्डियां वगैरह, उनकी राख वगैरह थी, उनको कलश में रखकर खड्डे में दफनाते थे। तो जॉन मार्शल ने समाधान को 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, इसके अलावा दाह कर्म। अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, पूर्ण समाधान और समाधिकरण के बारे में देखेंगे। जॉन मार्शल ने जो 3 समाधान के जो तरीके बताए हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें जो पहला है ना, पूर्ण समाधान, जैसे कि मैंने बताया कि सशरीर, यानी कि पूरे शरीर को मरने के बाद में खड्डे में दफनाना पूर्ण समाधान कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, यानी पूर्ण समाधान में ज्यादातर जो शव मिले हैं हमें, कब्रिस्तान मिले हैं, जो कब्रों की खुदाई की गई है, उनके ज्यादातर जो उनकी दिशा थी, शव की दिशा वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है, वो सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ये ध्यान रखना आपको, कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है, जिसका नाम क्या है? R37। या R37 एज कब्रिस्तान, ये मतलब इनके नामकरण किए हैं इनकी खुदाई के आधार पर, यानी कि हड़प्पा की या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो स्थलों की खुदाई की गई ना, तो उनको देखो, एक तो उनको अलग अलग समय पे खुदाई हुई है, और अलग अलग मतलब उत्खनन करता थे इनका, और तो उनको खुदाई करने के लिए वो सबसे पहले उन क्षेत्रों को बांटा गया है। जैसे हम जमीन का बंटवारा करते हैं ना, कि ये मतलब ये दूसरे का खेत है, मतलब फलाना का खेत है, ये उसका खेत है, ये उसका खेत है। तो ऐसे ही हड़प्पा स्थलों के बारे में कहा जाता है, या उनकी खुदाई जो की गई, तो उनको क्षेत्रों को बांटा गया है। तो जो वो एक क्षेत्र था R37, उस क्षेत्र में ये कब्रिस्तान मिला है, इसलिए इसको R37 नाम दिया गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, जो हड़प्पा नामक स्थल पर ही मिला है हमें, ठीक है, R37। इसके अलावा हड़प्पा से हमें एच नामक कब्रिस्तान भी मिला है, एच कब्रिस्तान भी कहाँ मिला है? हड़प्पा से। जबकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहाँ मिला हमें? R37 हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में एक ऐसी कब्र मिली है जो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाई गए है, यानी कि अधिकतर जो हड़प्पा वासियों के जो शव मिले हैं हमें, वो उत्तर से दक्षिण की ओर मिले हैं, जबकि हड़प्पा के अंदर ही
हमें एक ऐसी कबर मिली है जो उल्टी थी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर थी, तथा सबको ताबूत में रखा गया है। ज्यादातर सब तो क्या हुए हैं, ऐसे सशरीर दफनाए गए हैं। देख लेते जैसे वो ईसाई धर्म में क्या करते हैं, पहले तो लकड़ी का ताबूत होता है, वो संदूक सा, उसमें सब रखते हैं, फिर जमीन में दफनाते हैं। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर शव तो डायरेक्ट ही दफनाए गए थे, लेकिन कुछ शव ऐसे थे जिनको ताबूत में लकड़ी के बॉक्स में रख करके फिर जमीन में दफनाया गया है, लेकिन वो उल्टा था, वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में है उनकी। ठीक है, इसकी पहचान विशेष कबर के रूप में की गई है कि हो सकता है कि ये ताबूत में रखा हुआ शव है वो कुछ विशेष व्यक्ति का हो, धनी व्यक्ति का हो, ठीक है, पुरोहित का हो, ठीक है, या अमीर व्यक्ति, जो भी है मतलब है उसका, तो विशेष कबर की पहचान कराती है। इसके अलावा लोथल है, लोथल के अंदर पूर्व से पश्चिम की ओर शव दफनाने के अवशेष मिले हैं। लोथल है गुजरात में, एक बंदरगाह के रूप में था ये स्थल, तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर शव दफनाने के अवशेष मिले हैं। और शव है वो करवट लिए हुए हैं, तिरछा जैसे करवट लिए हुए हैं। इसके अलावा लोथल से युगम समाधान मिले हैं, युगम यानी जुड़वा, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं, जिसको बोलते हैं हम युगम शव। तो युगम समाधान के अवशेष कहाँ मिले, समाधान के अवशेष कहाँ मिले हमें, युगम समाधान के अवशेष मिले हैं लोथल से। और जिससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, यानी कि स्त्री को अपने पति या पुरुष के साथ दफनाया गया है, तो हो सकता है कि वो उसका पति था। तो मतलब इतिहासकार बताते हैं कि ये सती प्रथा के अवशेष है। तो भारत में सबसे प्राचीन सती प्रथा के अवशेष यहाँ मिलते हैं, तो लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, आंशिक समाधान दूसरा है। आंशिक समाधान मैंने बताया था आपको कि पहले पशु पक्षियों को सबको खिला करके फिर बचे जो हड्डियां वगैरह होती थी उसको जमीन में दफनाते थे। शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे अवशेषों को दफना देना, खड्डे में दफना देना। ठीक है, सीधा सा है कि जो शव होता था उसको पशु पक्षी खा जाते थे और बचे हुए जो हड्डियां वगैरह होती थी उनको दफनाते थे जमीन में, वो आंशिक समाधान था। कलश समाधान जैसे वर्तमान में हिंदू धर्म में आई, पहले दफनाना, फिर उसको राख वगैरह उनकी हड्डियां वगैरह उनको कलश में रखना। ठीक है, तो आज तो हम गंगा वगैरह पवित्र नदियों में छोड़ते हैं उनको, लेकिन उस समय क्या करते थे, उनको किसी कलश में या कोई विशेष जो बर्तन होता था मिट्टी का, उस मिट्टी के बर्तन में रख करके फिर जमीन में दफनाते थे। तो कलश समाधान, शव को जलाने के बाद बचे अवशेषों को कलश या मंजूषा यानी कि बर्तन में रखकर दफना देना क्या कहलाता था, कलश समाधान कहलाता था, कलश समाधान कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जॉन मार्शल ने जो 3 समाधान बताए हैं ना, वो हमने पढ़ा। इसके अलावा है जो नगर के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है उसका जो सामाजिक जीवन है उसका लास्ट जो टॉपिक था 8वां, वो था चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, इसके भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कि चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पावासी है ना, वो जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, फूल तथा रस का सेवन करते थे, जो चिकित्सा के रूप में करते थे। क्योंकि जड़ी बूटी का प्रयोग करते थे, पेड़ पौधे की पत्तियां, उनका रस है, फल फूल, उन सबको जड़ी बूटियों के रूप में या फिर चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर हिरणों के जो सींग होते ना, हिरण के जो सींग, उनके चूर्ण के भी अवशेष मिले हैं, उनके चूर्ण को भी ये लोग चिकित्सा के अंदर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा समुद्री के फेन, फेन का मतलब है झाग, यानी कि समुद्री झाग से भी औषधियां बनाते थे लोग। समुद्र के अंदर जो झाग होते थे ना, उनसे भी ये लोग औषधियां बनाते थे। इसके अलावा शिलाजीत भी खाते थे, बहुत महंगी भोजन पदार्थ है, ये भोजन पदार्थ है ये शिलाजीत। शिला यानी पत्थर, तो ये बहुत सालों बाद में पत्थर, जैसे गोंद लगता है ना पेड़ों की, ऐसे ही शिला है, जीत है, वो पहाड़ों के अंदर, हर पहाड़ों में नहीं मिलेगा, हिमालय जैसे पहाड़ है ऐसे, तो वहाँ पर ये विशेष क्षेत्रों में, विशेष जलवायु वाले पहाड़ों में ये गोंद की तरह लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक शिलाजीत है, वो ताकतवर, शरीर को ताकतवर बनाने के काम आती है, तो ये औषधि के रूप में काम लेते थे इसको। इसके अलावा हमें कालीबंगा के अंदर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें बहुत सारे छिद्र है, छेद है। ठीक है, तो छिद्रित खोपड़ी मिली है जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण बताती है।
यानी कि जो शल्य चिकित्सा के अवशेष के रूप में प्रमाण बताती हैं हमें। कालीबंगा है राजस्थान में, वहाँ पर एक बच्चा है, उस बच्चे की खोपड़ी मिली है। अब वो बच्चा लड़का है लड़की है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और उस बच्चे की खोपड़ी में बहुत सारे छिद्र थे। तो हो सकता है मान लो बच्चे की खोपड़ी के अंदर कुछ लग गया हो, या फिर कुछ बीमारी हो गई हो, या फिर मान लो गिरने से उसके टाँके वगैरह लगाए हो। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ मिले हमें? कालीबंगा से। ये ध्यान रखना, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। इस प्रकार आज हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, उसके 8 बिंदु हमने पढ़े। उम्मीद है आपको ये टॉपिक ये क्लास पसंद आएगी। अपने जो भी है सुझाव वगैरह वो अपने कमेंट बॉक्स है उसमें डाला करो, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब वगैरह ये क्या करो, क्योंकि आप जो शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को थोड़ा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। साथ में कुछ कमेंट वगैरह डालोगे तो उसमें जैसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास जो भी साधन है ना उसके हिसाब से मैं ये क्लास बना रहा हूँ। मैं आपको, मेरे पास इतना पर्याप्त साधन अभी है नहीं, इतने पर्याप्त साधन अभी है नहीं, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करके ये क्लास बनाता हूँ। आप सबका सहयोग से धीरे धीरे क्लास जैसे बढ़ेंगे, सरकार बढ़ेंगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी कैमरा वगैरह की सिस्टम वगैरह डालूंगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये 6ठा भाग था, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। नोट्स कंप्लीट करते रहें। जो बच्चे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर स्टडी विद मनोज सैनी नामक जो YouTube चैनल है वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हो। पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, ये वीडियो भी वहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी को।